ये बताइए फोर्स और पार्टिकल की वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है। वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं इस वाले पार्टिकल को देखूँ, मतलब फोर्स को देखूँ, तो ये कितना आ रहा है, 2i के + 3j के, और यहाँ पे जो पार्टिकल है 5i के + 4j के। अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे कि मैंने लिखा i + j, ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है आपका 2i के + 2j, तो इसको मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो i + j, और i + j क्या है, ए वेक्टर, तो ये सिंपली आ जाएगा 2a वेक्टर। तो अब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आ रहा है समझ? एक वेक्टर को दूसरे फॉर्म में ले दिया आपने। अगर इसी तरीके से अगर मैं लिखता, बी वेक्टर है आपका, मैंने मान लिया बी वेक्टर इज इक्वल टू -i - j, तो इसको लिखूंगा तो माइनस कॉमन i + j, तो ये क्या हो जाएगा, -a वेक्टर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है ना? तो इसलिए मैं पैरेलल एंटी पैरेलल तो वेक्टर को देख के बता सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले में देखूँ, जो पार्टिकल की वेलोसिटी दी है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेके मैं एफ के टर्म में तो लिख ही नहीं सकता। नहीं लिखा जा सकता ना? अगर नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब यू और एफ के बीच में एंगल ना ही 0 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है। इसका मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक। सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिया था क्या? सर एक रिंग थी जिससे आपने चार्जेस दिए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अच्छा ठीक है, चलिए उस पर भी हम लोग आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं जो दिया था। नोट कर लिया? यस सर। ये लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन दिया? ये वाला ना, इसको देखे थे आपने लास्ट टाइम पे, मैंने करवाया था कि अगर कोई भी आर्क होगा तो आर्क के कारण जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k λ/r साइन अल्फा/2। याद है? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या यस करूँगा, सर। ये जो क्वेश्चन है इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरा इसके कारण, वन के कारण, वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंगल कितना, 90 डिग्री, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, √2k λ/r, है ना, 90 डिग्री के लिए। तो अगर मैं इसको कह रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, टू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, थ्री के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आप ध्यान से देखिए, 1 और 3 वाले तो कैंसिल हो गए। 4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2k λ/r, लेकिन ऐसे दो हैं तो इसलिए ×2, तो आंसर आ जाएगा 2√2k। सही आंसर आ रहा है क्लियर है? सर। सिंपल था, इस रिंग को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस सर।
तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और अभी आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि अगर कोई इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ये तो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पैरेलल होंगी और सबके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? सेम। सेम। जब हम लोग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहते हैं। अब इसी तरीके का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इस पे है सिग्मा और इस पे है माइनस सिग्मा। ठीक। मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। एक चार्ज पार्टिकल है क्यू जिसका मास m है। इसको आपने क्या किया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल मिड पॉइंट से। जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं इसके बिल्कुल बीच में से आपने क्या किया, क्यू चार्ज को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन v वेलोसिटी से। तो आपसे पूछा गया फाइंड मिनिमम वेलोसिटी so that charge will cross the lower plate। लोअर प्लेट की लेंथ कितनी है? अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये तो प्लेट है, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Yes, sir. वापस यहाँ पे लास्ट इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। तो मैंने कहा कि दो इनफाइनाइट शीट हैं, एक ये शीट है और एक ये शीट। ये जिगजैग बनाने का मतलब है ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे एंड नहीं हुआ, आगे तक जा रहा है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं इस वाले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ। पॉजिटिव के कारण इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव के कारण अवे। नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द प्लेट यस की डायरेक्शन में। आ रहे समझे? यस कि अगर एक प्लेट आपका पॉजिटिव है और दूसरा प्लेट नेगेटिव है, तो जो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में, अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आप कौन एक्सपेरिमेंट 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएंगे। सिग्मा यस बाई सर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो सिंपल हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक। कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पे भी बन रही है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों के बीच में वो कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होगा ना, रिजल्टेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो दो प्लेट के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी ना। अगर कांस्टेंट होगा इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा और डाउनवर्ड होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अब मैं अगर यहाँ पे अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। अब सिंपल इमेजिन कीजिए, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो क्या करता है? ऐसे ही जाता है, पैराबोलिक पाथ लेता है। किसी हाइट से अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ पार्टिकल को, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। yes sir, और वो ऐसा क्यों पैराबोलिक पाथ लेता है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है, इसलिए वो पैराबोलिक पाथ लेता है। अगर मैं एच हाइट से प्रोजेक्ट Yes, करूँगा sir. पार्टिकल, है ना? तो यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्यू। तो जो पार्टिकल है वो कैसा पाथ लेने की कोशिश करेगा? इसी तरीके से। Parabolic path. तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द चार्ज विल क्रॉस द लोअर प्लेट। मतलब कि मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये लोअर प्लेट को क्रॉस कर जाए, मतलब कैसे चला जाए? कम वेलोसिटी दूंगा तो ऐसे टकरा जाएगा ना नीचे प्लेट से, और दूंगा तो Yes, यहाँ sir. पे टकराएगा, और दूंगा तो यहाँ पे टकराएगा। लेकिन मेरे से पूछा है कि मिनिमम कितनी दूं ताकि लोअर प्लेट को क्रॉस कर जाए। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Clear. ट्राई कीजिए फटाफट। प्रोजेक्टाइल की तरह है, जैसे प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने पढ़ा था। हो गया? और किसी का? dt sir, range into root epsilon naught upon md. देखिए सिंपल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाएं, लॉजिकली सोचिए। एक हाइट h से अगर मैं पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे टकराएगा? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। मेरे को तो रेंज निकालना है। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को रेंज निकालना है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करते हैं। जितना टाइम पार्टिकल को h हाइट कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। तो अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस में आऊँ तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ना,
इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल हाइट कितनी है, 0। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि इस पर्टिकुलर बॉडी को एच हाइट कवर करने में इतना टाइम लगेगा। सेम टाइम में तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, आर के इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो होता नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यू। और टाइम कितना निकाला आपने, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग 11th में। ठीक है, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे भी यूज करना है। आपने कहा कि जो पार्टिकल है ये ऐसे चला जाना चाहिए इसी डायरेक्शन में, तो ये रेंज हो जाएगा ना। तो जो पार्टिकल की रेंज होनी चाहिए, टकराना नहीं चाहिए लोअर प्लेट से। अगर टकराना नहीं चाहिए इसका मतलब जो पार्टिकल की रेंज होनी चाहिए वो एल से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने क्या कहा कि पार्टिकल की रेंज शुड बी ग्रेटर देन एल। और रेंज के लिए अभी आपने क्या लिखा, रेंज इज इक्वल टू यू इंटू 2h अपॉन जी। ये सिंपल हम लोग जी का मतलब क्या था, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन है ना जी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे को यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्यू ई कितना है, क्यू इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, क्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, मेरे को तो रेंज निकालना है। रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, v। और टाइम कितना है, 2h अपॉन जी। मतलब कि 2h की जगह v बाई टी बाई टू टू। डिवाइडेड बाई जी। जी का मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना आया, q सिग्मा डिवाइडेड बाई m एप्सिलॉन नॉट। m एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन l। आर एस में यस सर। बस यहाँ से v मिनिमम निकल जाएगा ना। v मिनिमम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू l टू सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई एम डी एप्सिलॉन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मेरे को मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम इतनी देनी पड़ेगी। नहीं आया सर। आगे सर। नोट कीजिए। नोट कर लिया। कॉन्सेप्ट जरूर लिखते जाइएगा, मेन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। यस सर। नोट कर लिया। यस सर। Yes, sir.
मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, सॉरी एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ एल है, इसका पे चार्ज क्यू है, इसका मास एम है, इसकी लेंथ एल है। अब मैंने क्या किया, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा क्यू, राइट डायरेक्शन में। तो मेरे को यहाँ पे सिंपल पूछा गया है, फाइंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये भूल जाइए जो हमने 11th में पढ़ा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इस पेंडुलम का और टाइम पीरियड कितना होता, टी टू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यस सर। अब मैंने क्या किया, वही है, वही पेंडुलम है, ठीक है। बस इस पेंडुलम पे क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज के साथ साथ आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी राइट डायरेक्शन। तो मेरे से पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है राइट डायरेक्शन में, तो इसका टाइम पीरियड पता लगाना है पेंडुलम का। ठीक है। वो किसी का तो सेम रहेगा। क्या रहा है, सेम रहेगा। क्यों दे रहे हो? तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस
AC open house का whole देखिए सिंपल, अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड लिखते तो क्या लिखते, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो याद रखिए जो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते हैं एल डिवाइडेड बाई जी, तो ये जो जी होता है कब होता है, जब ये आपका मीन पोजीशन पे हो। ठीक है, मीन पोजीशन पे इफेक्टिव जी कितना है, तो यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं, टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव को लिख लीजिए, इफेक्टिव एक्सीलरेशन एट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन यही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। तो आपने कहा कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा क्यू ई, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो ये चार्ज Yes, पूरा sir. का पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचे, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है क्यू ई, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है एम जी, है ना। नेट तो यही होगा ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर थीटा पे जाने के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, टेंशन को कोई बैलेंस कर रहा होगा ना, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। सर तो आपने कहा कि इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, अंडर रूट mg² प्लस QE²। ये किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन। ये पूरा सिस्टम किसके इक्वल हो गया, मतलब कि ये सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या है, जी इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से लिखूँ, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम एक्सेलरेशन देगा ना, एम यस जी सर। डिवाइडेड बाई एन एक्सेलरेशन देगा। तो मेरे को तो रिजल्टेंट से मतलब है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है अंडर रूट जी² प्लस क्यू ई बाई एन का होल स्क्वायर इक्वल है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। इफेक्टिव वैल्यू है अंडर रूट, ये है आंसर। अंडर रूट। फ्राइडे को आप लोगों का एसएचएम का डाउट सेशन है, कल परसों, परसों ना क्लासेस के बाद। हाँ, तो फ्राइडे को आपका डाउट सेशन है एसएचएम का। सर इस बार टेस्ट में क्या आ रहा है? इस बार आप लोगों ने वेव दिया था ना, यस सर। एसएचएम और वेव दोनों। Yes. Okay, sir. नोट कर लिया? यस सर। आते हैं।
मैंने कहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस पे क्यू चार्ज है, स्प्रिंग मास सिस्टम पे। और इस पे क्यू चार्ज है। एक मिनट रुकिए। देखिए, अब मैंने कहा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस पे आपने क्यू चार्ज दिया। अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम पे यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दूं, जैसे कहा गया कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, ई इज इक्वल टू ई नोट आई कैप। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। अगर मैं राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करूंगा तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? राइट में। राइट डायरेक्शन में। यस सर। या आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड एम्पलीट्यूड याद कीजिए, हम लोगों ने एसएचएम के क्वेश्चन किए थे, तो मैंने स्टार्टिंग में एक डेरिवेशन कराया था। मैंने कहा था कि किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम पे अगर मैं कांस्टेंट एफ फोर्स लगाऊं तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किया था ना? तो उसको फिर जनरलाइज किया था कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट इन स्प्रिंग मास सिस्टम। उसके बाद एम्पलीट्यूड निकाला था। एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने के बाद हम लोग उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं। बस उसी तरीके से इसको क्वेश्चन को सोचिए कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसे निकालें।
सर आपने जो टेस्ट में क्या क्या? वो वेव के क्वेश्चन आपने दिए थे वो नीट लेवल के कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर, जो टेस्ट में दिए थे अभी सैटरडे। अच्छा, जो लास्ट टेस्ट में दिया था एम्स लेवल का। हाँ, कितने कितने मार्क्स आए आप लोगों के? मैं तो देखा भी नहीं। सर अभी बताए रिजल्ट नहीं आया। अभी आया नहीं है रिजल्ट। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? तो वो मेरा 50-50 था। 50% आपका नीट लेवल का था, 50% एम्स लेवल का था। ठीक हुआ सर। लगभग 20-22 क्वेश्चन तो करेक्ट होने चाहिए। सर 24 सही 40 है सर। करेक्ट। अगर 180 में से 90 नंबर तो आने ही चाहिए। 92 है सर। क्योंकि आपका एम्स लेवल भी था। एम्स लेवल मतलब आपके मेंस लेवल का होता है एम्स का। सर QE/K। करेक्ट है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, आपने क्या कहा कि इस पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी राइट डायरेक्शन में। तो इस एम ब्लॉक पे जिस पे चार्ज क्यू है, इस पे फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE। इसके कारण ये जो ब्लॉक है कहाँ मूव करेगा? राइट डायरेक्शन में। और ये कब तक मूव करता रहेगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो जैसे जैसे स्प्रिंग आपका एलोंगेट होगा तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो आपने कहा कि ये आपका राइट डायरेक्शन में मूव हुआ, यहाँ तक पहुंच गया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच गया। ये न्यू मीन पोजीशन है। तो न्यू मीन पोजीशन का मतलब आपने कहा कि ये कितना एलोंगेट हुआ? x0 एलोंगेट हुआ। x0 एलोंगेट हुआ तो आप लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू QE। तो QE0 इज इक्वल टू KX0। अंदर की तरफ तो KX0 लगेगा ना, और बाहर की तरफ क्या लगेगा? QE0। इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे से पूछा गया है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपने ये क्यों कहा कि QE0 डिवाइडेड बाई K होगा? क्या? एम्पलीट्यूड यही कहा ना आपने? यही तो बोला एम्पलीट्यूड। यस सर। क्यों? तो x0 के बराबर होगा। x0 एम्पलीट्यूड क्यों होगा? सर क्योंकि इसी के कारण वो आया है। क्या है? मीन्स इसी में तो एम्पलीट्यूड जनरेट करवाया कि सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सर यहाँ पर मैक्सिमम क्या यहाँ पे आवाज ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रही है? सर वो कह रही है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है। मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 है ना मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम कहाँ है? ये आपका एम्पलीट्यूड है। क्यों एम्पलीट्यूड है मेरे को ये जानना है बस। x0 जो है वही आपका एम्पलीट्यूड है। क्यों है इसका रीजन दीजिए, क्यों है? तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0। अब ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या कहा कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, ठीक है?
उस पर फोर्स लगाया क्यूई, ठीक। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है आपका राइट डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्यूई तो कांस्टेंट है ना, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो के एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो आपने कहा कि जब के एक्स की वैल्यू क्यूई के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मतलब मेरे को मीन पोजीशन मिल जाएगा। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है उसी को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। जो आपका ब्लॉक था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हुआ, आपका मीन पोजीशन पे पहुंच गया, पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पे एफ नेट कितना है, जीरो है, नेट फोर्स। अब ये जो पार्टिकल है वो यहीं पे रुक जाएगा कि आगे जाएगा, रुक जाएगा। क्या ही करूंगा ना, मोमेंटम नहीं है क्या इसके पास, जाएगा। पूरा 11th पढ़ चुके। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो, मोमेंटम तो है ना, यस सर। इस पे फोर्स लगा क्यों ही, पार्टिकल रेस्ट पे था, और इस पे फोर्स क्या लगा क्यों ही, राइट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा कि जीरो होगा, अरे जीरो होगा। सब भूल गया, अभी एसएचएम का परसों डाउट सेशन लेना तब भी कुछ याद नहीं आ रहा। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, यस सर। क्योंकि फोर्स ही जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया, क्या कॉमन से लगाए ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन था, तो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो जैसे जैसे मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी ना। वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो पार्टिकल आगे जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा, और ये ऐसे चम करता रहेगा ऐसे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ये तो होता है ऐसे, ठीक यस सर। है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो। तो यही तो था। अब ऐसे में इसको एम्पलीट्यूड क्यों कहा मैंने, यस सर। तो अगर ये एम्पलीट्यूड है तो आपने क्या किया, क्यू ई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसका मतलब एक्स नॉट इज इक्वल टू क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई के, यही आपका एम्पलीट्यूड है। नोट कीजिए। पूरा रीजन लिखिएगा जैसे समझाया है। एक मिनट रुकिएगा तब तक नोट कीजिए।
नोट कर लिया? यस सर। यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन। दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने क्या कहा, यहाँ पे किसी एक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। एक्स पोजीशन पे, वीडियो ऑफ करें, मैं बता रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। सही में आप लोगों को मजाक लगता है क्या? यहाँ पे आपने क्या कहा कि एक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन भी है और आपका प्रोटॉन भी है, ठीक है। और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है me और मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है me। आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x such that both electron and proton will reach plate simultaneously। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्यूशन फिर धीरे धीरे आ ही जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। माइनस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। तो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और जो प्रोटॉन है वो कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ, ठीक। तो दोनों मूव कर रहे हैं, और मैंने कहा कि जिस समय प्रोटॉन नीचे पहुंचे उसी समय इलेक्ट्रॉन भी ऊपर पहुंच जाना चाहिए। दोनों एक साथ पहुंचे प्लेट की तरफ, तो आप कहेंगे दोनों तो एक साथ पहुंचेंगे क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होता है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग होता है। दोनों का मास अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। अगर एक्सीलरेशन अलग यस अलग सर। है तो डिस्टेंस डिस्टेंस भी अलग अलग कवर करेगा ना। यस सर। तो बस आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए कीजिए, लॉजिकली सोचेंगे आ जाएगा।
ठीक आया? देखिए, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। कितना यस फोर्स लग सर, रहा है? क्यू ई, क्यूई मतलब कि ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। ये कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर जाने के लिए? डी माइनस एक्स। यस सर। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी माइनस एक्स इज इक्वल टू यूटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0। हाफ जी ए टी स्क्वायर, ए कितना है? ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर। पहली इक्वेशन बनी। यस सर। अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात करें। अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और वो कितना फोर्स लगेगा? क्यू ई। चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम, दोनों यस अलग। सर। मैग्नीट्यूड साइन के होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ई इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको देगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? x एक्स। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए की वैल्यू कितनी है? E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टी स्क्वायर। दोनों में टी की वैल्यू सेम होगी ना, क्योंकि दोनों को साथ में पहुंचना है। जितने देर में वो पहुंचेगा उतनी देर में वो भी पहुंचेगा। यस ठीक। सर। तो बस यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और टू। तो पहले और दूसरे को डिवाइड करेंगे तो x डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना एक्स की वैल्यू। सर एक्स इज इक्वल टू एम ई डी अपॉन एम ई प्लस एम टी। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब याद कीजिए कुछ पुरानी चीजों को जो हमने 11th में पढ़ा था। वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन वही है कि याद कीजिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था। वहां पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। याद आ रहा है? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ना है। ठीक है, वहां पे भी, लेकिन एक में प्लस साइन आता है, दूसरे में माइनस साइन आता है।
ठीक है, अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है -G m1 m2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। अब लॉजिकली सोचिएगा कि मैंने कहा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सिर्फ समझिए, उसके बाद अपने वर्डिंग में इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि मैंने कहा ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज। मेरे को इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन निकालूंगा। तो मेरे को वर्क डन निकालने के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन पे, Q2 चार्ज पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना। ठीक है, तो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इस Q2 चार्ज को इसी डायरेक्शन में मूव करूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? एक मिनट इंस्टीट्यूट से कॉल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है Q2 चार्ज। अगर मैं इस Q2 चार्ज को कुछ भी छेड़ू नहीं तो ये तो अपना आप ही मूव कर जाएगा ना राइट डायरेक्शन में। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। ये तो समझना है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। सर अगर अगेंस्ट काम करेंगे तो फिर इंक्रीज होगी। तब इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, फोर्स तो पहले से इसी डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो ये अपना आप ही चला जाता है। कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, मैंने कहा कि एक बॉक्स है मेरे पास, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको उठाकर किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले गया, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ा ना उठाने में, अपने आप यस। थोड़ी ना चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मैंने इसको उठाया और किसी हाइट पे ले गया, मैंने वर्क डन किया। तो यहाँ पे जो आपने वर्क डन किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तभी तो कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जब ग्राउंड पे रखा हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करता हूं तभी वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है आपका कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर पार्टिकल उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज डिक्रीज। डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा कि ये आपके दो चार्ज पार्टिकल थे, Q1 Q2। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, R1 है। ठीक है, अब मैं इसको R1 से R2 तक मूव करना चाहता हूँ। इन दोनों की डिस्टेंस को कहाँ तक लेकर आना चाहता हूँ? R2 तक। ठीक,
तो मैं किसी भी एक्स पोजीशन पे मानता हूँ कि पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, किसी एक्स पोजीशन पे पहुंच गया, Q2 चार्ज। अगर Q2 चार्ज एक्स पोजीशन पे पहुंच गया है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और मैंने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स F into dx ना, स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स F into dx, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds होता है। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू u initial minus u final is equal to f dx इंटीग्रेशन। यही है ना, क्लियर है? तो u इनिशियल माइनस u फाइनल, फोर्स कितना है k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, r1 से r2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा, k q1 q2 माइनस 1 अपॉन एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आपने कहा k q1 q2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r2, u इनिशियल माइनस u फाइनल। क्लियर है? यस सर। तो आपने कहा कि वर्क डन मतलब कि u इनिशियल माइनस u फाइनल इतना आ गया। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल कहाँ पे था, r1 पोजीशन पे था, उसके बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, r2 पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब अगर इस सिस्टम की, याद कीजिए जब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होती है तो हमें सबसे पहले एक रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है, याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डजंट डिपेंड ऑन रेफरेंस। ये पॉइंट लिखा था वर्क पावर एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे रेफरेंस किसको मान लिया है, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को आपने रेफरेंस मान लिया। देखिए रेफरेंस इज टेकन एज इन्फिनिटी, और u एट इन्फिनिटी को आपने रेफरेंस माना है। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी विल बी जीरो, क्योंकि रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होती है। तो अगर देखिए, अगर R2 को आपने इन्फिनिटी रखा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। मैं R1 से R2 ले जा रहा था ना, R2 मैंने इन्फिनिटी कर दी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो। यस सर। और R1 को आपने क्या मान लिया, R। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल, u फाइनल जीरो है, इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r1, r1 की जगह r, माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r2, r2 की इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। यस सर। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, ये होता है फॉर्मूला।
आया सुन में? यस सर। यस सर। जितने डेरिवेशन करा रहा हूँ प्लीज बुक से मत पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़िए जहाँ से पढ़िए, लेकिन डेरिवेशन मत पढ़िए, क्योंकि डेरिवेशन बुक से पढ़ा कोई एक ही कॉन्सेप्ट से चलना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। मैं ही पढ़ा रहा था ना 11th में, तो मेरे को पता है कि 11th में कैसे समझाया था, तो उसी समझ के अनुसार हम लोग आगे कर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं तो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट बताने लगूंगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सर लास्ट स्लाइड रह गई थी। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, यहाँ पे Q1 Q2 विद साइन पुट किए जाते हैं, विद साइन पुट Q1 Q2 विद साइन। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या मानी है? जीरो। देखिए इस चीज को ध्यान में रखिए। नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलरेडी एक ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैंने करवाया था कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कहा R1 है। ये चार्ज पार्टिकल आपका फिक्स्ड है और इस वाले चार्ज पार्टिकल का मास m है। मैंने इसको क्या किया? रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया और मैंने पूछा कि जब ये R2 डिस्टेंस से पहुंच जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। याद कीजिए, किया था ना क्वेश्चन, शुरुआत में करवाया था कि, तो उसको हम लोगों ने क्या किया था? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम लोगों ने निकाला था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये राइट डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहा है? ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन है, ये क्या है? आपका कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो इनिशियल एनर्जी कितनी है टोटल? काइनेटिक, काइनेटिक कितनी है? रिलीज किया जीरो, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। फाइनल, फाइनल क्या है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्ट v की वैल्यू। वहां पे हम लोगों ने एक लंबा चौड़ा इक्वेशन डेवलप किया था, है ना? क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन नोट कीजिए होमवर्क के लिए, दो क्वेश्चन नोट कीजिए होमवर्क के लिए। अगर सही से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हम लोग 11th में इतनी चीजें पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स ही चल रहा है एक तरीके से। मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इसका मास कितना है m, और ये कहाँ पे? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v0 स्पीड से। और ये जो Q1 चार्ज है ये क्या है? आपका फिक्स्ड है। ठीक, अब लॉजिकली बताइए,
मैं क्या कर रहा हूँ, एक Q1 चार्ज पार्टिकल, एक Q2 चार्ज पार्टिकल है। Q2 चार्ज पार्टिकल को मैंने इन्फिनिटी से V0 वेलोसिटी से फेंका, तो ये जाएगा, ठीक है। लेकिन इस Q2 चार्ज पे तो कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन। ये तब भी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन इससे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पहुंचे, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। तो पार्टिकल पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल डी एक्सेलरेट करेगा। डी एक्सेलरेट करेगा तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पार्टिकल मैंने मान लिया यहाँ पर आके जीरो हो गया, तो यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू पार्टिकल्स। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड, क्लियर है। Q1 चार्ज फिक्स्ड है, और ले लेते हैं। मैंने कहा इस बार Q1 वही है, Q2 इसका मास m है, इसका मास d है। इसको अभी भी आपने क्या किया, इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया V0 स्पीड से, ठीक। लेकिन अब इस बार क्या है, Q1 चार्ज आपका फिक्स नहीं है, ये फ्री टू मूव है। तो अब ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे Q2 चार्ज पास आता जाएगा, Q1 चार्ज पे भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। तो Q1 चार्ज भी तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और Q2 चार्ज भी इसके पास आता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका हिंट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन का हिंट क्या है, हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किया था, दो मास लगे हुए थे और एक स्प्रिंग था। मैंने एक मास को V0 स्पीड दे दी थी, तो मैंने पूछा कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था एक पेज का मैंने, कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट हो गया, स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो पहले वाले ब्लॉक पे इस पे फोर्स पीछे लगाएगा, तो पहले वाले ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज होगी। याद आ रहा है, ऐसे करके लिखाया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको भी यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड आर मिनिमम। सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाले में Q1 फिक्स था और सेकंड वाले में Q1 फिक्स नहीं है, वो भी मूव कर सकता है, ठीक। दोनों क्वेश्चन को कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगली बार हमें पोटेंशियल एनर्जी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, ठीक। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको छोड़ दें, जो IT वालों को करवाया। ये मैं सोचेगा आपको नहीं करवाया, अरे आपके में ही नहीं आएगा कभी, ठीक है। लेकिन उसके लेवल के ऊपर मेंस लेवल का करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो परसों के लिए SHM के क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी डाउट है SHM का पूछ लीजिएगा। और इस बार जो आपके टेस्ट में आ रहा है SHM एंड वेव, ठीक है। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।